हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। अम्मा कहाँ है? वॉश बेसिन पर हाथ धोते हुए इन्होंने पूछा। अपने लाडले भैया के यहाँ गई है, मैंने तौलिया पकड़ाते हुए कहा। सोना मोना दोनों पार्क गई हैं तुलसा के साथ और हरी बाजार गया है सब्जी लेने। घर में बस यही बातचीत है। इजाजत हो तो नाश्ता लगवाऊं? अरे अरे, तुम तो नाराज हो गई। नाराज होने की ही तो बात है। जो स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़ा है उसकी तो कोई खोज खबर ही नहीं। दुनिया भर के लोगों की पूछताछ होती रहेगी। मैंने मुंह फुलाकर कहा। अच्छा बतलाइए साहब, आपकी क्या खोज खबर ली जाए? इन्होंने मुझे बाहों में भरते हुए कहा और बस सारा गुस्सा उड़नछू हो गया। लेकिन नाश्ते के समय फिर वही ढाक की तीन बात। अम्मा कहाँ है? अरे बताया तो कि मामा जी के यहाँ गई है। मामा जी के यहाँ रोज रोज क्या काम आ जाता है? इन्होंने झुंझलाकर कहा। बिल्कुल बच्चों की सी आदत है इनकी। घर पर लौटकर माँ ना मिले तो इनका मूड ऑफ हो जाता है। मैंने कहा, मामा जी के यहाँ बस एक ही तो काम रह गया है, फिर कोई लड़की वाले आए हैं। समझ नहीं आता ये रोज रोज कहाँ से चले आते हैं। क्या हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी है क्या? अब देखिए ना, साल भर कोई 2500 ऑफर रिजेक्ट हो चुके हैं, फिर नए रिश्ते चले ही आ रहे हैं। विपिन भैया तो पता नहीं कहाँ की होड़ लाने वाले हैं। कोई लड़की इनकी आंखों पर चढ़ती ही नहीं। विपिन की आंखों पर लड़की का रूप नहीं चढ़ता और मामा जी की आंखों पर रुपया। कुल मिलाकर एक ही बात है। अम्मा पता नहीं क्यों इन झंझटों में पड़ती है। अम्मा जी क्या करे? मामा जी की सलाह के बिना इस घर का पत्ता तक नहीं हिलता। बार बार बुला भेजते हैं तो जाना ही पड़ता है। मैंने अम्मा जी की वकालत की। इट इज़ ऑल हम्बैक, इन्होंने कहा और चुपचाप चाय पीने लगे। इस बात पर माँ बेटे में इतनी बहस हो चुकी है कि नए सिरे से कुछ कहने को है ही नहीं। नवीन, ओ नवीन, ऑफिस से आ चुका या नहीं? कहती हुई अम्मा घर में दाखिल हुई। मेरा दफ्तर तो 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन तुम्हारा दफ्तर तो 24 घंटे चलता है, इन्होंने कड़वी आवाज में कहा। अच्छा अब मजाक रहने दे, बाहर देख कौन आया है। तेरे साडू भैया आए हैं। भैया अंदर आ जाओ ना, यह घर कोई पराया थोड़ी है, इन्होंने बाहर की तरफ मुंह करके कहा। कुछ ही पलों में एक प्रौढ़ सज्जन दहरी पर आ खड़े हो गए। हम लोगों ने हाथ जोड़ दिए। नीतू, इन्हें पहचाना? अरे ये तेरे जीजा जी है। जीजा जी? मैंने अस्फुट स्वर में पूछा। बहुत छोटी रही होगी वो, उसे याद नहीं होगा, उन सज्जन ने संकोच से कहा। अरे ये तेरे सबसे बड़े जीजा जी है, अजमेर वाले। अब तो याद आया? हाँ याद आया। याद आते ही मैंने वितृष्णा से मुंह फेर लिया। हरी इसी समय बाजार से आ गया था और मुझे रसोई में जाने का बहाना मिल गया। रसोई में आकर मैंने स्मृतियों की गलियों में उस चेहरे की तलाश की जो मैंने अभी अभी देखा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। याद आया तो एक सजा सवरा दूल्हा जो एक परी कथा के राजकुमार की तरह लग रहा था। उस चेहरे को इस व्यक्ति के साथ फिट करना बहुत मुश्किल लग रहा था। नीतू, क्या क्या सब्जी लाया है हरी? अम्मा ने रसोई में आकर कहा। ऐसा करते हैं, 2 सब्जियां बना लेते हैं। हरी चटनी पीस देगा तो पूरी उतार ले, मैं हलवा बना लेती हूँ। या ऐसा करते हैं, बाजार से रबड़ी मंगवा लेते हैं। अम्मा जी के उत्साह का अंत नहीं था। यह क्या यहीं खाना खाएंगे? मैंने डरते हुए पूछा। और क्या, इस घर के होते हुए बाहर खाएंगे अच्छा लगता है? फिर अपने लड़के को आवाज देते हुए कहा, नवीन खाना बन रहा है, तब तक तू जाकर होटल से इनका सामान तो उठवा ला। बेचारे बड़ा संकोच कर रहे थे, पर मैंने ही कहा, इस घर के होते हुए तुम होटल रुको, अच्छा लगता है क्या? वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन ये सज्जन है कौन? अरे वाह, अभी तो बताया था कि नीतू के जीजा जी है बड़े। इनकी बहन ना रही तो इससे क्या होता है, रिश्ते थोड़ी ही टूट जाते हैं। हमारी नंद थी रिश्ते की
उसके बाद भी उसकी सोच ने ऐसा रिश्ता निभाया कि क्या बताऊं। कुछ लोग सच्चे होते ही हैं अच्छे। यह परम आदरणीय साटू भाई साहब एकदम इधर कैसे भूल पड़े। अरे विपिन के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, अम्मा जी ने फुसफुसाकर कहा, मानो कोई रहस्य खोल रही हो। इकलौती लड़की है इनकी, बड़ी सुंदर है, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। फोटो देखकर ही आंखें चौड़ा गई। बीए में पढ़ रही है। मुझे तो भैया जच गई है, रिश्ता हो जाए तब है। जब तुम्हें जच गया है तो हुआ ही समझो, इन्होंने कहा और चले गए। तो ये महाशय विपिन के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। तभी तो अम्मा जी का उत्साह फूटा पड़ रहा है। और इसी विचारों के साथ मेरे मन का बोझ काफी कम हो गया। जीजा जी के रूप में इस व्यक्ति की अभ्यर्थना करने का ना तो मुझ में उत्साह था और ना ही आग्रह। मेरी इस बेरुखी की अपरिचय का संकोच समझकर अम्मा जी ने माफ कर दिया था और वह स्वयं प्रयत्न करती रही कि इस घर में अतिथि को संकोच या झिझक ना हो। खाना भी उन्होंने बड़े प्रेम और आग्रह के साथ खिलाया। सोना और मोना तो बस मेहमान देखकर ही खुश हो जाती हैं। मौसा जी की गोद में चढ़ी और उनको अपनी तोतली बातों से बड़ी बेतकल्लुफी से बोर करती रही, लेकिन यह चुप चुप ही बने रहे। संयोग मनुष्य को कहां से कहां ला देता है। मैंने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा कि कभी सोचा ना था कि एक दिन जीजा जी को अपने घर में अतिथि सत्कार करना पड़ेगा। मन में ऐसी इच्छा भी नहीं जागी। सच तो ये था कि दीदी वाला प्रसंग दिल से उतर ही गया था। उस स्मृति में कोई सुख था भी नहीं। अम्मा जी की सचमुच दाद देनी पड़ेगी। 7 पुश्तों की खोज खबर लेने में उन्हें 7 मिनट नहीं लगते। बातों बातों में सब कुछ जान जाएंगी। पता नहीं कहाँ से पता कर लिया कि यह मेरे जीजा जी की दूसरी शादी है, और पहली वाली ससुराल का अता पता पूछते ही मेरा रिश्ता निकल आया। नहीं तो कोई संभावना नहीं थी कि वो मुझे या मैं उन्हें पहचान पाती। 11 बजे ये कमरे में दाखिल हुए। बेगम, आपके दूल्हे भाई साहब का बिस्तर मजबहरे में फिट करके आया हूँ। हुक्का पानी भी सब फिट कर दिया है। धन्यवाद, मैंने बेरुखी से कहा और करवट फेर ली। ये कौन से जीजा जी है तुम्हारे? तुमने तो कभी जिक्र भी नहीं किया। बहुत काबिलियत जिक्र में है भी नहीं। तुम्हारी उस वाली दीदी की तो कभी हमने फोटो तक नहीं देखी। बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी, बीमार हो गई थी। क्या रे, मुझे नहीं याद है कुछ, बहुत छोटी थी मैंने एकदम से झल्लाकर कहा। सॉरी, इन्होंने कहा और चुप हो गए। बाद में बहुत बुरा लगा मुझे। इतना ऑफ होने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करती। शाम से ही मेरी सहनशीलता की परीक्षा हो रही थी। जीजा जी को देखकर सारी कड़वी स्मृतियाँ फिर परेशान करने लगी थी, और साथ में अम्मा जी का भाषण चलता रहा। पता नहीं कितने उदाहरण गिना डाले उन्होंने, जहाँ लड़की की मृत्यु के बाद भी लोगों ने संबंध बनाए रखे थे। सुनकर उबलने के सिवाय मैं कुछ कर नहीं पाई थी। सचमुच बहुत छोटी थी मैं तब, 7-8 साल की रही होंगी मैं। फिर भी सारी बातें मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन दीदी की मृत्यु का कारण उस समय भी अज्ञात था और आज भी अज्ञात है। याद आती है गर्मियों की एक शाम, हम लोग सड़क पर नदी पहाड़ खेल रहे थे। बड़ी बहनें अपनी सिलाई कढ़ाई लेकर अपने बरामदे में बैठी हुई थी। तभी दरवाजे पर एक टांगा रुका और हम सब लोग विश्वास ही ना कर पाए। टांगे से दीदी उतर रही थी, साथ में जीजा जी भी थे। विस्मय और हर्ष से हम सबके पांव ही फूल गए। दीदी अभी तो गई थी 8 दिन पहले। गोने की धूमधाम अभी भी मन में ताज़ा है। मिठाइयों का स्वाद अभी भी जुबान पर ताज़ा है, और दीदी की यादों से अभी भी आंखें डबडबा आती थी। दीदी ने मुझे आंख में भर लिया। तब विश्वास हुआ कि सचमुच दीदी आ गई है। मैं ढकी सी साथ वाले व्यक्ति को देख रही थी। बारात के समय शेरवानी और साफे में ये व्यक्ति किसी राजकुमार सा लग रहा था, और नीले सूट में किसी अंग्रेज साहब की तरह। मोहल्ले के सारे बच्चे नए जमाई को देखने के लिए जुटाए थे, और मैं गर्व से फूल उठी थी। उधर माँ तो जैसे पागल हुई जा रही थी। पहली बार दामाद घर में आया है, उसकी क्या खातिर करूं और क्या ना करूं।
उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बस इसी उधेड़ बुन में चक्कर घनियों की तरह रसोई में घूम रही थी, लड़कियों पर चिल्ला रही थी। भैया तो पता नहीं बाजार के कितने चक्कर लगा चुके थे। बाबूजी जिस समय अंदर आए, माँ कचौड़ियों के लिए आलू मसल रही थी। यह सब रहने दो गीता की माँ, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? वाह, पहली बार तो घर आया है। जिसके लिए बना रही हो वो चला गया है, बाबूजी ने कहा और बाहर चले गए। उनका स्वर, उनकी मुद्रा, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी अशुभ की सूचना दे रहे हो। माँ पत्थर बन के बैठी रही। सबसे गले मिलकर रोने के बाद दीदी बहनों से बतिया रही थी। दीदी भी चौंक कर रह गई। चले कैसे गए? मुझे नहीं ले जाएंगे क्या? उन्होंने फुसफुसाकर कहा और तब माँ एकदम उठकर बाहर आ गई। मुझे ठीक ठीक बताओ जी, क्या हुआ है? तुमने कुछ कह तो नहीं दिया? कुछ कहने लायक उसने मुझे रखा ही कहाँ है। हम सब लोग जो बैठक के दरवाजे पर सिमट आए थे, बाबूजी की दर्द भी आवाज़ के भीतर तक सिमट उठे। उसके बाद बाबूजी ने धीरे धीरे बताया कि गीता को हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गया है। वो कहता था कि शादी सिर्फ पिताजी का मन रखने के लिए की थी, उसका अपना मन तो कहीं और है। बड़े ठसक के साथ मुझसे कह के गया है कि मैं अपना फर्ज पूरा करूँगा, हर महीने खर्च बराबर भेजता रहूँगा, इससे ज़्यादा निभाना मेरे बस का नहीं है। तो तुमने क्या कहा? माँ ने ऊंचे स्वर में पूछा। मैंने कह दिया कि इतने दिनों तक लड़की इसी घर में पली है, आगे भी मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, तुम्हें तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। बाबूजी शायद आगे भी बहुत कुछ कहते, परंतु उसी समय दीदी चीख मारकर बेहोश हो गई और सब लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। बेचारी दीदी बड़े उमंग के साथ घर से चली थी अजमेर के लिए। साथ में गृहस्थी के छोटे मोटे सामान बड़े प्यार के साथ बांध दिए थे। रास्ते में जीजा जी ने कहा था, चलो तुम्हारे माँ बाप से मिलवा लाए। तब पति की रही सदा पर तो रीझ ही उठी थी। खुशी के आवेग में ये भी याद नहीं रहा कि जयपुर से अजमेर जाते हुए उज्जैन में रुकने की कौन सी तुक है। कुछ समझने पूछने की उम्र नहीं थी मेरी, परंतु इस छल प्रसंग पर इस उम्र में भी मेरा खून खौल उठा था। उस रात किसी ने भी मुंह में पानी नहीं लिया। घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी की मौत हो गई हो। सुबह उठकर देखा, माँ का रुख एकदम सा बदला हुआ है। चाय के समय भैया से उन्होंने कहा, मुन्ना अपने कपड़े ठीक ठाक कर ले, शाम को गीता के साथ जयपुर जाना है। हम लोग सब स्तब्ध होकर देखते ही रह गए। दीदी तो धार मारकर रोने बैठ गई। दीदी अब उस घर में नहीं जाएगी माँ, भैया ने कहा। देख, तू अपनी अकल मत चलाया कर, जो कहूँ उसे चुपचाप मान लिया कर। मुन्ना ठीक कह रहा है, बाबूजी बोले। जो इसे अपमानित करके छोड़ गया है वही आदर समेत ले जाएगा, तभी गीता जाएगी, नहीं तो उसके सास ससुर के यहाँ नौकरानी बना के मैं नहीं भेजूंगा। तुम बेकार की जिद मत करो जी। बाबूजी, आपने मुझे उस समय बुला क्यों नहीं लिया? बच्चों की तो मैं खबर लेता, पूछता तो कम से कम। अब बड़ा तीसवार खास बन रहा है। उस समय दिलेरी कहाँ गई थी? माँ बाप के सामने तो भीगी बिल्ली बन गए थे। मुन्ना ज़्यादा बकवास मत कर, चुपचाप जाने की तैयारी कर। माँ गुस्से में उबल रही थी। पागल हो गई हो गीता की माँ? पागल मैं नहीं, आप हुए हैं। अगर आज नहीं भेजा तो फिर कभी नहीं भेज पाएंगे, समझे? भेजने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कह तो दिया बड़े शान से। ऐसा भी कहीं हुआ है? कितने दिन रख पाएंगे हम लोग इसे? कल को लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, 100 तरह की बातें करेंगे, तब किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? और ये जो 3-3 मेरी छाती पे मूंग दलने को बैठी है, इनका निस्तार कैसे होगा? इनको कौन ब्याह कर ले जाएगा? बहुत कठोर थी माँ की बातें, लेकिन शायद बहुत व्यवहारिक भी थी, तभी तो किसी से जवाब देते नहीं बना। दीदी तो एकदम पत्थर ही हो गई थी। दिन भर उन्होंने किसी से बात नहीं की, एक बूंद भी आंसू बहाए बिना शाम को वो चुपचाप टांगे पर बैठ गई। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब क्या पता था दीदी इस तरह से हमेशा के लिए जा रही हैं। 2 महीने बाद उनकी मृत्यु की खबर आ गई थी। बाबूजी और भैया ने तो माँ को आड़े हाथे लिया था। दुख के आवेग में माँ को कहने और अनकहने सब कुछ कह दिया। माँ ने चुपचाप सब सुन लिया था। माँ ने तो केवल माँ का कर्तव्य फल किया था। दीदी की हत्या जिसने की थी
वो भला आदमी मेहमानों वाले कमरे में बड़े मज़े से सो रहा है और उसकी आतिथ्य का अनचाहा कर्तव्य मुझ पर आन पड़ा है। एक गहरी सांस लेकर मैंने करवट बदली। देखा ये चित्र लेकर सीलिंग फैन को देख रहे हैं। कुछ क्षण पहले वाला व्यवहार याद करके बहुत गलानी हो आई। उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए मैंने प्यार से पूछा, सोए नहीं अभी? नींद ही नहीं आ रही है। सिर में तेल डाल दूं? अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। दरअसल नीतू, मैं बहुत सोच में पड़ गया हूँ। ऐसी कौन सी समस्या आ गई है? विपिन की शादी का मुझे डर लग रहा है कि ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो ये तो खुश होने की बात है। तुम विपिन को ठीक से जानती नहीं हो तो ऐसा नहीं कहती। मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ। कोई ऐब, कोई व्यंग ऐसा नहीं है जो उसने ना किया हो। उसके अफेयर्स को लेके तो 2-4 हॉट बुक्स लिखी जा सकती है। उसके दोस्तों को देखोगी तो तुम गशत खा जाओगी। जो भी उसकी ज़िंदगी में आएगी काबिले तारीफ ही होगी। फिर ये तो तुम्हारी बहन की लड़की है। इन्होंने बड़े भावुकता से कहा। आप बेकार परेशान हो रहे हैं। एक तो वो मेरी बहन की लड़की नहीं है, दूसरी लड़की वाले छानबीन कर लेते हैं। यही तो तुम नहीं समझती। लड़की वाले मकान देखते हैं, दुकान देखते हैं, एक लौता लड़का देखते हैं, उसकी एलएलबी की डिग्री देखते हैं और बस यही चाहते हैं। ये समझना बड़ा मुश्किल है कि इस घर में लड़की देना उसे कुएं में धकेलने के समान है। इसलिए तो मैं ये चाहता हूँ कि अम्मा इस झमेले में ना पड़े। विपिन तो जैसे उनकी आंखों का तारा है। उसके सारे गुण जानती है, लेकिन बड़ी शांति से कहती है, शादी हो लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? विपिन के बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं जानती थी। फिर भी वो व्यक्ति उत्सित प्रवृत्ति का है, मैं पहले ही दिन जान गई थी। उसके सामने मैं यथासंभव नहीं पड़ती थी। अम्मा जी का वो बहुत लाडला है, मगर फिर भी वो मुझे उसकी छाया से बचाकर रखती थी। इसके बावजूद भी जब जब उसकी दृष्टि मुझ पे पड़ती थी, भय की बर्फानी लहर शरीर में दौड़ जाती थी। मैंने यह सुन रखा था कि उस घर में कोई मेहरी, कोई मिसरानी ज़्यादा दिन नहीं ठहरती और आस पड़ोस की औरतें सिर्फ कारणवश ही वहाँ जाती थी। रिश्तेदार अपनी बहू बेटियों को वहाँ भेजने से कतराते थे। यह भी सुन रखा था कि मामा जी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध थे और विपिन उन्हीं की परंपरा को निभा रहा है। मेरी आंखों के सामने मामी जी का सूखा दुबला चेहरा घूम गया। पति के आतंक की परछाई उनकी आंखों में साफ झलकती है। शरीर पर सेर भर सोना पहने हैं, लेकिन भिखारी को सेर मुट्ठी अनाज भी अपनी मर्जी से नहीं दे सकती। एक साड़ी तक उन्होंने अपनी इच्छा से कभी खरीदी भी नहीं। इस उम्र में भी घर से बाहर अकेले निकल पाना उनके लिए संभव नहीं है। जिंदगी भर अपनी इच्छाओं का गला घोटकर ही बीता है। चेहरे पर अजीब दैनित्य छाई रहती है। विपिन तो हर मामले में बाप से एक कदम आगे ही था। क्या पता कल को वो उसकी पत्नी भी इसी तरह चलती फिरती लाश बन जाए। मैंने रंजना को उसकी पत्नी के रूप में देखा और मैं एक असूर्य आनंद में भर उठी। मैंने प्राण कर्ण से चाहा कि शादी होकर ही रहे। रंजना को अपनी आंखों से यूं तड़पता हुआ जीजा जी देखें, उसका दुख उनके कलेजे को छल्ली बना दे। शायद तब उन्हें बान होगा कि जिसे इतनी बेदर्दी से ठुकरा कर चले आए थे वो भी किसी की बेटी थी। उसके माँ बाप भी रात रात आंसू रोए थे। सुबह माँ एक दूसरी ही नीतू बन गई। चाय लेकर खुद जीजा जी के कमरे में गई। वहाँ कुर्सी पे बैठकर रंजना की उसकी माँ के विषय में काफ़ी कुछ पूछा। मेरी इस दिलचस्पी को देखकर उनका संकोच भी कुछ कम हुआ। फिर उन्होंने मुझे रंजना के सर्टिफिकेट दिखाए जो उसे एनसीसी में संस्कृत में और सितार में मिले थे। 2-3 फोटो दिखाए जिनमें वो पुरस्कार ले रही थी या भाषण दे रही थी। कुल मिलाकर लड़की ऑलराउंडर लगी। जीजा जी के पिलोवर्स बता रहे थे कि घर के कामों में भी वो पीछे नहीं है। सुबह नाश्ते का आयोजन जोरदार था। अम्मा जी खुद रसोई में बैठी थी और अपनी देख रेख में सब बनवा रही थी। विपिन को उन्होंने खास तौर से बुलवा भेजा था और वो बड़े गंभीर पोज लेकर नाश्ते की मेज पर बैठा हुआ था। मैं बिन बात के इधर उधर भागी दिख रही थी और बतिया रही थी।
मेरा चहकना इन्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। इनका फूला हुआ मुंह इस बात की गवाही दे रहा था। कहीं लाला जी लड़की पसंद आई? जीजा जी के इधर उधर होते ही मैंने बड़े अंदाज से विपिन से पूछा। अक्सर मैं उन्हें भाई साहब ही कहती थी, पर आज के लिए मैंने ये खास टोन अख्तियार किया था। वो बड़े लापरवाह ढंग से बोला, रिजल्ट अभी से थोड़े आउट किया जाता है, बाद में खबर भेजी जाएगी। अरे वाह, ये लख के लड़की वालों को दिखाइएगा, हमसे तो सीधी सच्ची बातें कीजिएगा, मैंने गराते हुए कहा। इनके चेहरे के बदले हुए रंगों से मुझे और ताव आ रहा था। आप भी तो अब लड़की वालों के दल में शामिल हो गई हैं। ओह नो, हमारा भाभी वाला रिश्ता भूल मत बैठना भैया, ये तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तब फिर मेरे साथ लड़की देखने अजमेर चलना होगा। क्यों, अम्मा की जाएगी ना? अरे नहीं, बुजुर्गों के साथ कोई फ्रीडम नहीं रहती। शादी के बाद वैसे भी तुम्हारी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी, अभी से आदत डाल लो, इन्होंने व्यंग किया। अरे नहीं भाई साहब, अपनी आज़ादी में कोई खलल नहीं डाल सकता, उसने उसी लापरवाही अंदाज में कहा। सो तो पता लग जाएगा, मैंने चुटकी ली। थोड़े दिन ठहर जाइए, ये सब चीखिया बकवास बंद करो और रसोई की ओर देखो, आज छुट्टी नहीं है। अपमान का घूंट पीकर मैंने रसोई घर का रुख किया। खाने का तो बहाना था, इतना हैवी नाश्ते के बाद दाल रोटी कौन खाता? मुश्किल से 2 कोर खाए होंगे, लेकिन ताम झाम तो सारा मुझे करना ही पड़ा। दफ्तर गए भी मगर ऑफ मूड में थे। लौटने के बाद भी देखा मुंह उसी तरह सूजा हुआ है। अम्मा कहाँ हैं? मंदिर गई हैं। परम पूजनीय जीजा जी कहाँ हैं? मामा जी के यहाँ गए हैं। सोना मोना? मोना हरी के साथ बाजार गई है। सोना को शुक्ला परिवार अपने साथ ठीघरा बांध ले गए हैं। चाय अभी मिलेगी या परम आदरणीय जीजा जी के लिए रुकना होगा? उत्तर में मैंने चाय नाश्ता टेबल पे लगा दिया। चाय पीकर उठते हुए बोले, माननीय जीजा जी के कब तक लौटने की संभावना है? अम्मा जी का आदेश है शाम को उन्हें घुमा लाए। इस बात का मुझे जवाब ही नहीं देना पड़ा। जीजा जी खुद ही उपस्थित हो गए थे। वे लोग घूम घाम कर लौटे। उस समय मैं खाना वाना बनाकर आंगन में चारपाई बिछाकर बैठी मोना को सुलाने का यत्न कर रही थी। सोना नहीं लौटी अभी तक? 8:30 हो रहे हैं। अरे मैंने तो पता नहीं कब से घड़ी ही नहीं देखी। बड़ी अच्छी आदत है ये, सब तरह की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। क्या हो गया है भैया? दुसल खाने से निकलते हुए जीजा जी ने हंस के पूछा। लड़की को भेज दिया है अड़ोसी पड़ोसी के साथ और खुद आराम से बैठी हवा खा रही है। मैंने क्यों भेजा होगा? आपकी अम्मा बैठी है अभी घर में, मुझे भी दावा गया था। क्या हो गया है रे? क्यों दिया बत्ती की बेला में चकचक कर रहे हो? पूजा घर से निकलते हुए अम्मा जी ने पूछा। ये दिया बत्ती की बेला है पूजनी अम्मा जी, इस समय 8:30 बज रहे हैं। तो क्या छोकरी को कहाँ भेज दिया? अभी तक पता नहीं है। अरे तो आ जाएगी, इतनी चीख पुकार क्यों लगा रखी है? मिसेस शुक्ला के बहन बहनोई आए हैं ना, आजकल रोज कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम होता है। आज टिगर आ गए हैं। वे जहन्नुम में जाए, मुझे क्या करना है? लेकिन सोना को भेजने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ पानी के किनारे उछल कूद मचाएगी, कौन उसे देखेगा? वहाँ सब लोग अपनी मौज मस्ती में होंगे। सच अम्मा, कभी कभी तो तुम कमाल करती हो। भैया सखिया गए हैं ना, इसलिए ऐसा हो जाता है, अम्मा ने गुस्से से कहा। फिर मुझसे बोली, छोकरी को दे मेरी गोद में और खाना लगा दो। मेहमानों की भूख प्यास का तो ख्याल किया करो। दरअसल उन्हें मेहमानों के सामने इस तरह चकचक अच्छी नहीं लग रही थी। खाना खाते समय भी इनका बड़बड़ाना जारी था। वहाँ गिरने का खतरा है, वहाँ कीड़ों का खतरा है, वहाँ ठंडी हवा चलती है। जीप में खुसे हुए बच्चों में से कोई पीछे से गिर भी जाए तो पता नहीं चलेगा। शुक्ला जी के चारों शहजादे जीप चलाने के शौकीन रखते हैं, कहीं उन्होंने बेड़ा गर्क न कर दिया हो। पहले तो इनकी पकपक पर हंसी आती रही, गुस्सा आता रहा, पर जब घड़ी का कांटा 9:30 पार करके 10 की ओर बढ़ चला तो मुझे भी चिंता होने लगी। अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। लगा ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी वे लोग लौटे नहीं।
नहीं तो टिगरा इतनी दूर नहीं है। मुझे पानी, जंगल, द्वीप, सुनसान सड़क, सभी संबंधित घटनाएं याद आने लगी। लगा अब रो ही पड़ूंगी। लगा कि बस अब रो ही पड़ूंगी। कुछ गर्म पहन कर भी भेजा है या यूं ही रवाना कर दिया? वो एक बार फिर झल्लाए, मुझे जैसे बार बार फिर रोने का बहाना मिल गया हो। नवीन, तू चुप नहीं करेगा? अब तेरी बिटिया भी तो हमारी कुछ है, और जिसके साथ गई है वो भी बाल बच्चेदार लोग हैं। अपने से ज़्यादा ख्याल रखेंगे उसका। अम्मा जी ने इन्हें डांटा। सचमुच सोना को शुक्ला जी के घर यहाँ से भी ज़्यादा लाड प्यार मिलता है। उनके चारों लड़के ही लड़के हैं, इसीलिए सभी लोग उस पर प्यार दुलार बरसाते हैं। यही वजह है कि वो भी उनके साथ हर जगह जाने को तैयार हो जाती है। पर यह सारी बातें इस समय ज़रा भी सतावना नहीं दे रही थी। अम्मा ये बातें इतनी धीरज से कर रही थी, लेकिन मन में वो भी घबरा गई थी। शॉल ओढ़े बरामदे में बैठकर वो हर आने जाने वाली गाड़ी को आशा से देख रही थी। करीब 11 बजे दरवाजे के सामने एक स्कूटर रुका। मिस्टर और मिसेस शुक्ला उसमें से उतरे। सोना मिसेस शुक्ला की गोद में सो रही थी। उसने पंखे का कोट पहने हुए था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। बालों में शायद शुक्ला जी का रुमाल बांधा हुआ था। वे लोग अपनी गाथा सुनाते रहे, मगर मुझे कुछ सुनने की होश ही नहीं थी। मैंने झपट कर सोना को गोद में ले लिया था और अपने कमरे में चली गई थी। नीतू, अम्मा जी ने आवाज़ लगा दी, आप लोगों के लिए चाय तो बना दे झटपट। नहीं नहीं, अभी रहने दीजिए, सब लोग वहाँ वेट कर रहे होंगे, शुक्ला जी ने उठते हुए कहा। सब लोग क्या अभी भी वहीं हैं? मैंने पूछा। नहीं, रास्ते में है, गाड़ी खराब हो गई थी। बाई चांस मेरा एक फ्रेंड वहाँ से पास हुआ, उसी का स्कूटर लेकर आए हैं। हमने सोचा आप लोग परेशान हो रहे होंगे, अब यहाँ से मैकेनिक वगैरह का इंतज़ाम कर ले जाएंगे। वे लोग मना कर रहे थे, पर अम्मा जी ने ज़बरदस्ती चाय बनवा कर थर्मस में भर दी। नाश्ते का थोड़ा सामान, गरम शॉल और चादरें भी दे दी। हमारी असुविधा के लिए बार बार क्षमा याचना करते हुए वे लोग चले गए। उनके जाते ही अम्मा जी बोली, देखो मैं कहती ना थी, तुम लोग बेकार परेशान हो रहे थे। जो लेकर जाता है उसको भी कुछ चिंता होती है। अरे भाई, अपने बच्चों से ज़्यादा पराए बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर जीजा जी की ओर मुड़कर बोली, सच कहती हूँ भैया, अपने बच्चे तो कैसे भी पाल ले, पर दूसरे बच्चों की जिम्मेदारी बड़ी विकट होती है। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी लड़कियां कैसे बड़ी हो गई कुछ पता ही नहीं चला। पर ये जो तुम्हारी साली है ना, इसे छींक भी आ जाए तो डॉक्टर के पास दौड़ी चली जाती हूँ। क्यों रे, झूठ तो नहीं बोल रही थी? लेकिन ये आखिरी बात जिसने कही थी, कुछ गुमसुम बैठे हुए थे। पिछले 3-4 घंटे से अविराम बोलकर मानो थक गए थे, पर अजीब सा स्वभाव है इनका। जितने ज़्यादा नर्वस होंगे उतनी ही बकबक करते रहेंगे। अम्मा अपने बेटे के इस कमज़ोरी को खूब अच्छे से जानती थी। उनके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चल सो जा अब, इतना घबराता है कोई? अरे लड़की के माँ बाप का तो पत्थर सा कलेजा रखना पड़ता है। ज़रा सी देर में तूफान खड़ा कर दिया तुमने। कल को ससुराल जाएगी तो पता नहीं क्या करोगे तुम लोग। रात बिस्तर पर लेटे हुए भी अम्मा जी की यही बातें मन में गूंज रही थी। रोज़ उनके पास सोने वाली सोना आज हम लोगों के बीच सो रही थी, और हम दोनों प्यार से उसका शरीर सहला रहे थे। पूरे 12 घंटे वो बाहर रही थी, और उतनी सी देर में हम लोग बुखला उठे थे। कहनी अनकहनी पता नहीं क्या क्या कह गए थे। अब याद करके भी हंसी आ रही थी। कैसे पत्थर दिल होते होंगे तुम लोगों के माँ बाप, जो हमेशा के लिए दूसरों के यहाँ तुम्हें भेज देते हैं। ऐसे पत्थर दिल ना हो तो तुम लोग को जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाओगे, मैंने कहा, और हम दोनों हंस पड़े। मैं तो अपनी लड़की की शादी नहीं करूँगा। वाह, शादी क्यों नहीं करोगे? यूँ कहिए घर जमाई रख लेंगे। और नन्ही सी सोना दुल्हन बनकर बार बार मेरे सपनों में आई उस रात। ठीक काबुली वाली मिनी की तरह लग रही थी। लाल साड़ी में लिपटी हुई गुड़िया सी अपनी कल्पना से रचकर पता नहीं कितने दूल्हे मैंने उसके बगल में खड़े कर देख लिए, मगर एक भी मुझे उसके योग्य नहीं लग रहा था। सोच रही थी कहाँ से राजकुमार लाऊं अपनी गुड़िया के लिए,
और ठोक बजाकर देखा हुआ घर भी अगर निकम्मा निकल गया तो। कल्पना का ही खेल था सारा, लेकिन तब भी भय से पसीना पसीना हो उठी। बिस्तर ही में उठकर बैठ गई। देखा अपने पिता के गले में बाहें डालकर सोना मजे से सो रही है। क्या ही अच्छा होता बच्चे इसी तरह बच्चे बने रहते। तब नासों से पली बिटिया को अजनबी हाथों में सौंपने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अजनबी भी कभी कभी कितने ही हृदयहीन होते हैं। दीदी की कहानी नए सिरे से याद आई, नए अर्थों के साथ, और आश्चर्यजनक रूप में याद आई रंजना। मैंने अपने मन से पूछा, रंजना दीदी की अपनी बेटी होती तो क्या मैं इस तरह रिश्ते की पैरवी कर सकती थी उस जैसी भावुक और संवेदनशील लड़की के लिए? क्या मैं विपिन जैसे लड़के को सजेस्ट कर सकती थी, जिसकी परछाई तक से मुझे नफरत है, जिसके किस्सों को इन्होंने हॉटबॉक्स की संज्ञा दी है? क्या वो किसी भी कुलीन कन्या का हाथ थामने योग्य रह गया था? फिर रंजना के साथ मैं ये अन्याय क्यों कर रही हूँ? शिकायत मुझे जीजा जी से है। उनके अपराधों का दंड वो निरी लड़की क्यों भुगते? विपिन के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। कोई ना कोई बदनसीब लड़की इस घर में आ ही जाएगी, और जैसे कि अम्मा जी कहती है, शादी के बाद वो राह पर भी आ जाएगा। लेकिन यह भी तो रिस्क ही है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर रंजना ही ये रिस्क क्यों मोल ले? सुबह मैंने अम्मा जी से कहा, मैं रंजना को एक साड़ी देना चाहती हूँ। उन्होंने फ़ौरन अपने बेटे को बाजार दौड़ाकर कोटा जरी की एक शानदार साड़ी मंगवा दी। साड़ी लेकर मैं मेहमानों वाले कमरे में गई। जीजा जी अपना सामान बांध रहे थे। जीजा जी, ये साड़ी रखिए, रंजना की शादी पर मेरी ओर से एक अग्रिम भेंट। अरे, इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत थी? और अब तुम विपिन बाबू के साथ आ ही रही हो ना अगले हफ्ते? अच्छी तरह रिकमेंड करना भाई तुम रंजना का केस। और तुम्हारी वजह से तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया हूँ। रंजना अब इसी घर में आएगी तो अकेलापन नहीं लगेगा। घर पर आपको बहुत जच गया है लगता है। हाँ भाई, अच्छा तो है। अपनी दाल गल जाए तब तो है, इसलिए तो तुम्हारी खुशामद कर रहा हूँ। वो हंसकर बोले। इन 2 दिनों में वे मुझसे काफ़ी खुल गए थे। जीजा जी, विश्वास कर सको तो एक बात कहूँ, रंजना अगर मेरी अपनी बेटी होती तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं मंजूर करती। क्या कह रही हो? इस घर की बहू हूँ। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊँगी, लेकिन इतना जान लीजिए, दुनिया में रुपया पैसा कुछ नहीं है। रुपया पैसा के साथ कई अलह बलाएं भी जुड़ जाती है। यह तो आपको भी मालूम ही होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा मैंने। मेरी बात का वे विश्वास ही कर लेंगे, यह आशा कहाँ थी। फिर भी मुझे तसल्ली थी कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया है। निर्णय अब वे जो चाहे करे। शंका के बीच तो मैंने डाल ही दिए थे। आई होप आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए किस्से कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।